फिल्टर्स, ओके, फिल्टर्स क्या होते हैं? जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर देखा, उसमें अपन ने देखा था कि जो आउटपुट हमको मिल रहा है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से। जबकि हमें बिल्कुल डीसी आउटपुट चाहिए, यानी कि हमारा पोटेंशियल या करंट हमको इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मिलना चाहिए। तो ये जो रिपल्स आती है, इनको कम करने के लिए यहाँ पर बीच में एक फ़िल्टर यूज़ करते हैं, और वो फ़िल्टर जो होता है वो कैपेसिटर या फिर इंडक्टर या फिर इनका कुछ कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें से जब ये आउटपुट गुज़रता है, तो वो हमें उसकी जो रिपल्स है, ये थोड़ी-सी कम हो जाती है। वो कैसे कम होती है, वो अपन चेक करते हैं। तो फ़िल्टर जो अपने हैं वो 4 टाइप के हैं, उनमें से फर्स्ट टाइप का है शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, पार्श्व पथ संधारित्र फ़िल्टर। सो ये कैसे काम करता है और उसको कहाँ लगाते हैं? तो देखो, ये अपने फुल वेव रेक्टिफायर का एक सर्किट है। इसकी वर्किंग अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पूरी डिटेल से पढ़ रखी है। सिर्फ़ प्रीवियस जो फुल वेव रेक्टिफायर अपन ने देखा था, उसमें कौन-सा कंपोनेंट नहीं था, तो ये कैपेसिटर उस वक़्त नहीं था, और अब अपन ने यहाँ पर ये कैपेसिटर अप्लाई कर दिया है। सो ये जो सर्किट बन रहा है यहाँ पे, केवल इस कैपेसिटर को ऐड करने से, ये सर्किट हमारा कहलाता है फ़िल्टर। सो यहाँ पर ये कैपेसिटर फ़िल्टर की तरह कैसे काम करेगा? सो हम क्या करते हैं कि जो कैपेसिटर है, इसका रेजिस्टेंस हम जानते हैं, कैपेसिटर का इम्पीडेंस कितना होता है, 1/ओमेगा C। सो हम इसका जो इम्पीडेंस है, उसको रेजिस्टेंस से अगर बहुत ज़्यादा रख दें, तो जो D1 से होकर करंट आएगी या फिर D2 से यहाँ से होकर जो करंट आएगी, वो RL में से गुज़रने की बजाय किस में से जाएगी? C में से जाएगी, तो वो कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। सो कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद क्या होगा कि RL के ऊपर जब वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा होगा, तो ये कैपेसिटर उस वक़्त डिस्चार्ज होके अपना जो वोल्टेज है वो RL को दे देगा, जिसकी वजह से RL पे कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन रह पाएगा। सो डायग्राम में देखते हैं होता क्या है। हमने देखा था कि हमको फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिलता है वो कैसे मिलता है? इस तरह से मिलता है, ठीक है? यानी कि जब RL के सिरों पर शुरुआत में पोटेंशियल बढ़ेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि प्लस EM तक पहुँचेगा, फिर 0 होगा, फिर बढ़ेगा, फिर प्लस EM तक पहुँचेगा, फिर 0 होगा, फिर बढ़ेगा। सो होता क्या है? पहले जब यहाँ पर D1 या D2 से करंट आ रही होती है, सो मैं करंट का पूरा लूप बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हमें पता है कि D1 और D2 दोनों से ही जो करंट आ रही है वो सेम डायरेक्शन में ही आती है। सो यहाँ से 0 से शुरू होके कितना पोटेंशियल हाईएस्ट होता है? प्लस का EM। सो जब D1 से करंट आ रही होगी और उस पर मैक्सिमम पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होगा, तो P जो पॉइंट है, उस पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल? प्लस का EM हो जाएगा। तो जो कैपेसिटर चार्ज होगा, तो कैपेसिटर कितने वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा? प्लस के EM वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो आउटपुट में हमें मिलता है पोटेंशियल, ये RL के सिरों पर मापा गया पोटेंशियल होता है। अब RL के अक्रॉस पोटेंशियल वही है जो P और Q के अक्रॉस है, क्योंकि हमें पता है इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। उसी तरह से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जो पोटेंशियल PQ के बीच में होगा, वही पोटेंशियल A और B के बीच में होगा। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा प्लस EM, उस वक़्त RL के सिरों पर जो पोटेंशियल होगा वो भी कितना होगा? प्लस EM। तो मान लेते हैं ग्राफ में वो पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि हमें पता है देखो ये इंक्रीज़ हुआ 0 से लेके प्लस का EM तक इंक्रीज़ हो गया, ये हमें आउटपुट मिल रहा है। उसके बाद हमें पता है कि अगर कैपेसिटर नहीं होता तो ये ग्राफ कैसे जाता? इस तरह से। क्यों? क्योंकि प्लस के EM पर आने के बाद ये रहा पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होगा तो वो RL के सिरों पर डिक्रीज़ होगा, तो RL के सिरों पर हमें पोटेंशियल घटता हुआ मिलेगा। अब कैपेसिटर उस वक़्त क्या करेगा? कैपेसिटर अपने डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उसमें से करंट जाती है, निकलती है। अब कैपेसिटर में से करंट निकल के कहाँ जाएगी? RL के पास जाएगी। RL के पास ऑलरेडी D1 और D2 से भी सिग्नल आ रहा है और कैपेसिटर भी दे देगा। सो RL के पास पोटेंशियल घट नहीं पाएगा। ये देखो, यहाँ पर जब डिक्रीज़ हो रहा होगा तो कैपेसिटर उसको डिक्रीज़ नहीं होने देगा। कैपेसिटर अपने अंदर से पोटेंशियल RL को दे देगा, जिसकी वजह से ये ग्राफ इतना शार्पली डिक्रीज़ होने की बजाय धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होते-होते देखो, सपोज़ करो यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचते ही जो RL है उसको ज़रूरत नहीं है अब कैपेसिटर के पोटेंशियल की। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि तब तक D1 और D2 में से हमें पता है हमारा जो है इस तरह से बढ़ा था, ठीक है? प्लस का EM पहुँचा था। जब ये घट रहा था तब तक कैपेसिटर ने सपोर्ट कर दिया, और जैसे ही इस पॉइंट पर आए,
इस पॉइंट पर आने के बाद इनपुट से वापस इंक्रीजिंग करंट मिल जाती है, वापस इंक्रीजिंग सिग्नल मिल जाता है। सो इंक्रीजिंग सिग्नल मिलेगा तो आरएल को कैपेसिटर के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो चीज आ रही है वो इनपुट सिग्नल से, यानी कि जो D1 D2 है उनसे उनको सिग्नल मिल रहा है। सो वापस हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। और जैसे ही बाद में, अच्छा, जब ये यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा होगा, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंक्रीज हो रहा होगा, तो वो इंक्रीज होने का रीजन क्या है? D1 D2 से आने वाली करंट। तो D1 D2 से आने वाली करंट जब आरएल के अंदर पोटेंशियल को इंक्रीज कर रही होगी, उस वक्त कैपेसिटर भी फिर से क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था। सो वापस यहाँ से यहाँ तक सिग्नल बढ़ेगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज हो जाएगा। सो कुल मिला के मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है कि एसी सिग्नल का यहाँ से इस तरह से पोर्शन जब इंक्रीजिंग हो रही होती है तब कैपेसिटर भी चार्ज हो जाता है और आरएल के सिरों पर पोटेंशियल बढ़ता है। फिर जब यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन होता है तब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो आरएल के सिरों पर पोटेंशियल को वो घटने नहीं देता है, तो आरएल के सिरों पर पोटेंशियल बढ़ा हुआ रहता है। तो एग्जैक्टली हमें जो आउटपुट मिलेगा वो दिखने में अब कैसा होगा? तो पहले तो हमें इतना ज्यादा वेरिएशन मिल रहा था, अब हमें जो सिग्नल मिल रहा है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से। तो हम देख पा रहे हैं कि इस सिग्नल के करस्पॉन्डिंग ये सिग्नल काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें रिपल्स कम है। रिपल्स का मतलब होता है कि ये जो सपोज ये वैल्यू हमको मिलनी चाहिए थी डीसी, तो इसके ऊपर और नीचे जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है वो फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा हो रहा है, उनको रिपल्स कहते हैं। सो ये हमें काफी डीसी से मिलता जुलता लग रहा है। और भी अच्छा अगर फिल्टर हम बनाते हैं तो हमें सीधी लाइन मिलनी चाहिए। सो हम ट्राई करेंगे आगे कि और अगर इसमें कैपेसिटर के अलावा क्या कंपोनेंट यूज किए जाएं कि ये रिपल्स और कम हो जाए। फिलहाल इस फिल्टर का देखते हैं कि रिपल फैक्टर कितना आता है। सो ये कंडीशन होनी चाहिए। ये कंडीशन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कम होगा, कैपेसिटर का इंपीडेंस आरएल से कम होगा, तो ही D1 से और D2 से आने वाली करंट कैपेसिटर को चार्ज करेगी। अगर ये कंडीशन हम नहीं रखते हैं तो कैपेसिटर को कम, हमेशा करंट वो पाथ फॉलो करती है जिसमें उसे इंपीडेंस कम मिले, तो वो आरएल में से चली जाएगी, वो कैपेसिटर में से नहीं जाएगी। इसलिए ये कंडीशन तो मस्ट है। पोटेंशियल एट सी आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी का मतलब होता है, ये डिस्चार्जिंग की बात कर रहा है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा, यानी वो अपना सिग्नल आरएल को दे रहा होगा। सो आरसी सर्किट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपने आरसी सर्किट पढ़ा हो जिसमें कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे देखा हो, सो आफ्टर टाइम टी कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होता है डिस्चार्ज होते वक्त वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। इसका डेरिवेशन आपको आरसी सर्किट में मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की पेपर में। सो पोटेंशियल एट टाइम आफ्टर टाइम टी, डिस्चार्ज होते टाइम पे, सो मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेसिटर पे कितना है? EM। तो जब t इक्वल टू जीरो था, t इक्वल टू जीरो था, यानी जब वो डिस्चार्ज होने ही वाला था उस टाइम पे अगर t इक्वल टू जीरो आप यहाँ पर पुट करोगे तो e की पावर जीरो कितना होता है? 1 होता है। उस कंडीशन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? EM, क्योंकि हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं t इक्वल टू जीरो से वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पोटेंशियल उस पर घटना चाहिए, तो e की पावर -t है। तो आप खुद देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी कैपेसिटर पर। ओके, इफ RLC इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ये RLC का मान अगर अपन बहुत ज्यादा रखते हैं तो e की पावर -t अपॉन कुछ अमाउंट है जिसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो t अपॉन समथिंग जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। सो e की पावर -x में जब x का मान बहुत छोटा होता है तो इसका एक्सपांशन यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन, जो सॉरी e की पावर x का जो एक्सपांशन होता है उसमें ये होता है 1 - x, आगे x की पावर स्क्वायर में आती है, क्यूब में आती है, तो उनको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि x बहुत छोटा है। जब x का मान 1 से कम होता है तो उसका स्क्वायर और छोटा होता है, क्यूब और भी छोटा हो जाता है। फॉर एग्जांपल 0.2 है x की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो 0.008 हो जाएगा। तो ये नंबर बहुत डिक्रीज होता जाता है, इसलिए हायर पावर्स को अपन अवॉइड कर सकते हैं, केवल 1 - x लिखते हैं। सो यहाँ हो जाएगा 1 - x कितना है e की पावर में? t अपॉन RLC। तो ये हमारे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसको अंदर ले लिया तो ये मिल जाएगा। नाउ पोटेंशियल व्हेन कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग अगेन। सो ऊपर जो हमें ग्राफ मिला था, आपने देखा था इस तरह का ग्राफ हमको मिला था, और जो ग्राफ एक्चुअल में था वो हमारा ये इस तरह से बन रहा था। ठीक है, ये हमें ग्राफ मिल रहा था। तो ये जो डार्क वाला रीजन है इसी को मैंने यहाँ पर जूम करके प्लॉट किया है, यानी
अब जो पोटेंशियल है वो नीचे 0 तक नहीं आता है, क्योंकि 0 तक आने ही नहीं देता, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है खुद और अपना पोटेंशियल दे देता है आरएल को, तो आरएल को 0 तक पोटेंशियल आने ही नहीं देता, वो घटने से पहले ही वापस चार्ज होना शुरू हो जाता है। सो ये ग्राफ हमको मिलता है। सो सपोज हम यहाँ पर एक पीक टू पीक का टाइम पीरियड मान लेते हैं, इसके बीच में टाइम लगता है कैपिटल टी। अब पीक टू पीक क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, ये पीक वो है जहां पर कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू कर रहा है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 पे देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में कैपेसिटर चार्ज होता है, 1 पॉइंट तक आते ही वो वापस डिस्चार्ज होता है, फिर इस पॉइंट पर वो वापस चार्ज होना शुरू करता है, फिर 2 पॉइंट तक वो चार्ज होता है और 2 से नीचे वो फिर से डिस्चार्ज होता है। तो एक यानी जब वो डिस्चार्ज होना शुरू करता है यहाँ पे, उसके बाद वो डिस्चार्ज होना शुरू करता है यहाँ पे, तो दोनों डिस्चार्जिंग पॉइंट के बीच का टाइम कितना है? टी है। और बाय सिमेट्री हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा हुआ टाइम टी है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में लगा हुआ टाइम भी कितना होगा? टी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को आप पीछे की तरफ यहाँ तक शिफ्ट कर दो और इस पॉइंट को आप पीछे की तरफ यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट पीछे समान कर दिया, तो इसलिए टाइम सेम ही लगेगा इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस और इन पीक टू पीक, यानी सपोज ये नंबर 3 है और नंबर 4 है, तो बाय सिमेट्री आप खुद देखो, 1 से 3 के बीच की दूरी और 2 से 4 के बीच की दूरी बिल्कुल सेम है, तो 3 और 4 के बीच में अगर कैपिटल टी टाइम लग रहा है और 1 और 2 के बीच में भी टाइम टी ही लगेगा। सो 3 और 4 जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 3 वो टाइम है जहां पर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है। अगेन पॉइंट नंबर 4 पॉइंट वो है जहां पर कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करता है। सो कैपेसिटर कितने टाइम बाद फिर से चार्ज होना है? सपोज यहाँ पर वो चार्ज हुआ है, ठीक है, टी पॉइंट है, सपोज यहाँ पर टी इक्वल टू 0 था हमारा, 3 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर सपोज टी इक्वल टू 0 था और कैपेसिटर यहाँ पर चार्ज हो रहा है। सो चार्ज होके वापस डिस्चार्ज होके वापस जब तक वो 4 पॉइंट पे पहुंचेगा, तो वो वापस चार्ज होना शुरू करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक उसको कितना टाइम लग गया? कैपिटल टी। सो पोटेंशियल व्हेन कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग अगेन, तो जब वो चार्ज हो रहा होगा तब तक कितना समय बीत चुका होगा? टी इक्वल टू टी। तो इतने टाइम में उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ये देखो, हमने अभी अभी देखा था कि स्मॉल टी टाइम बाद पोटेंशियल कितना रह जाता है कैपेसिटर पे? इतना रह जाता है। और अभी अभी हमने देखा कि जब वो वापस चार्ज होगा तब तक कितना समय बीत चुका होगा? कैपिटल टी। तो स्मॉल टी की जगह हम क्या रख देंगे? कैपिटल टी। तो पोटेंशियल व्हेन कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग अगेन, यानी कैपेसिटर जब वापस चार्ज हो रहा होगा तो उस पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी ये इतनी, ठीक है, यानी कि 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा डिस्चार्ज नहीं हुआ वो। सो यहाँ पर ईडीसी की वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं? ईएम माइनस ईएमटी अपॉन 2 RLC। अब ये वैल्यू कैसे आई? सो यहाँ पर देखो, वापस इस ग्राफ को देखो, हाईएस्ट पॉइंट कितना पहुंच सकता है? हमें पता है कैपेसिटर कितनी वैल्यू तक चार्ज हो सकता है, प्लस का ईएम। और अभी अभी अपन ने देखा कि कैपेसिटर वापस चार्ज होना जब शुरू करता है तब उस पर पोटेंशियल कितना आता है? ये। और जो लोवेस्ट पॉइंट है, यानी इस ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट, तो ये वाली जो नंबर 1 लाइन वाली डॉटेड वाली लाइन जो है वो प्लस ईएम के करस्पॉन्डिंग हो गई। और डिस्चार्ज होते होते जब वो लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाता है तब उस पे पोटेंशियल कितना रह जाता है? ईएम माइनस ईएमटी अपॉन आरएलसी। तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ये रहा, ईएम माइनस ईएमटी अपॉन आरएलसी, जो मैंने बिल्कुल यहाँ से कॉपी किया है। इसका मतलब कैपेसिटर, इतना पोटेंशियल होते ही कैपेसिटर वापस चार्ज होने लग जाएगा, क्योंकि इनपुट से सिग्नल आने लग जाएगा तब वापस, तो वो 0 होने से पूरी तरह से डिस्चार्ज होने से पहले ही उसमें सिग्नल आने लग जाएगा। तो ये जो पूरा कर्व है, इन दोनों का एवरेज, ये हाईएस्ट है और ये लोवेस्ट है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो एवरेज होता है, जो बिल्कुल बीच में होगा, उसे हम डीसी सिग्नल कहते हैं। अच्छा, डीसी सिग्नल क्यों कहते हैं? क्योंकि डीसी सिग्नल जो होता है उसमें जो उसका वोल्टेज होता है, सपोज वी है, वो वी जब फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट का मतलब एक बार वो ज्यादा हो जाता है, फिर वो कम हो जाता है, फिर वो ज्यादा हो जाता है, फिर वो कम हो जाता है, तो जितना अमाउंट उसमें ऊपर की तरफ जा रहा है उतना ही अमाउंट अगर उसमें नीचे की तरफ आता है, तो ये जो सेंटर वाली लाइन होती है ये डीसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो ऊपर वाले फ्लक्चुएशंस होते हैं ये एसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें रिपल्स भी कहते हैं। तो इस हिसाब से हमने हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज निकाला। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? आप इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करना है और ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि A1 और A और B का एवरेज कैसे लेते हैं? A प्लस B बाई 2। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? डीसी सिग्नल। तो हमारे पास डीसी वोल्टेज आ गया ये। रिपल वोल्टेज मैंने अभी बताया था कि
जो यहाँ पर बीच वाली लाइन होती है, सपोज ये ईडीसी है, तो ईडीसी में हाईएस्ट यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल यानी फ्लक्चुएशन जो होते हैं, ऊपर कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है और नीचे कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ये जो फ्लक्चुएशन वाला वोल्टेज होता है इसको हम कहते हैं एसी पार्ट या फिर रिपल्स। तो रिपल वोल्टेज कितना होगा, सो आप देखो एक बार कि इस ईडीसी में, ये जो ईडीसी है इसमें कितना टर्म ऐड करेंगे कि ईएम आ जाए, इसमें कितना टर्म ऐड करोगे कि आप ऊपर पहुंच जाओ, और उतना ही टर्म माइनस करने से नीचे पहुंचना है। सो ये देखो यहाँ पर EM माइनस EMT अपॉन 2 RLC, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं EMT अपॉन 2 RLC, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें कौन सा मिल जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट मिल जाएगा। और यही टर्म अगर इसमें माइनस कर दो, माइनस करते ही अपन को क्या मिल जाएगा, नीचे वाला मिल जाएगा। तो रिपल वोल्टेज कितना हो गया, ये जो कि ये फ्लक्चुएशन वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो ये जो रिपल वोल्टेज है, अब वो जो ऊपर वाला ग्राफ है उसको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के रूप में देखते हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया है हमने यहाँ पे, सो ये देखो यहाँ से यहाँ तक लगभग स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक लगभग स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ तक लगभग स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन, और हमें बीच वाला जो सिग्नल मिला था उस कंडीशन में देखो, ऊपर वाले ग्राफ में जो 3 लाइनें मिली थी ना अपन को, जिसमें ये वाला मिला था EM प्लस EM मिला था, और ये हमको मिला था EM माइनस EMT अपॉन 2 RLC, और ये हमको मिला था EM माइनस EMT अपॉन शायद 2 RLC था। देख लेते हैं एक बार हमको क्या मिला था तीनों लाइनों में। अच्छा, यहाँ पर केवल RLC था और EDC में 2 RLC था, सो नीचे हमको केवल ये RLC। अब ये जो 3 लाइनें हैं और ये हमको स्ट्रेट लाइन मिली थी, सो ये देखो ये ग्राफ यहीं पर प्लॉट किया है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वैसे तो वो EM है, ठीक है, लेकिन उसको अगर EDC के टर्म में लिखना हो तो हम EDC के टर्म में क्या लिख सकते हैं, सेंटर वाली लाइन को हमने EDC इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि यहाँ देखो ये सेंटर वाली लाइन है, तो सेंटर वाली लाइन अगर EDC हो जाएगी तो मैंने अभी बताया था कि रिपल वोल्टेज वो होता है जो इसमें ऐड किया जाता है और इसी में से माइनस किया जाता है। तो रिपल वोल्टेज अगर हमें ये मिल रहा है तो EDC में हमने रिपल वोल्टेज को ऐड किया तो हाईएस्ट पॉइंट पर आ गए, रिपल वोल्टेज को माइनस किया तो लोवेस्ट पॉइंट पर आ गए, ठीक है। तो ये हमारी ऊपर वाले ग्राफ के हिसाब से पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, और ये हमें तीसरी लाइन मिली है। ओके, सो अब ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन इसकी इक्वेशन कैसे है, तो इसकी इक्वेशन ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये कैसे चेक किया, तो सपोज देखो ये वाला ग्राफ मैं एक बार वापस यहाँ पर बना देती हूँ, और ये हमारा ओरिजिन है, सपोज ये ओरिजिन है, तो मैंने बताया था कि रिपल वोल्टेज को ऐड करने से ऊपर जाना चाहिए। सो इस रिपल वोल्टेज हमने कितना माना था, इतना माना था, तो ये ऊपर पॉइंट हो जाना चाहिए और ये लोवेस्ट पॉइंट हो जाना चाहिए 2 RLC। सो ये यहाँ पर t इक्वल टू 0 है, ठीक है। ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में स्मॉल t को 0 रखो। अगर स्मॉल t को 0 रखते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, EM कैपिटल T अपॉन 2 RLC, और जब स्मॉल t की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पॉइंट आता है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या मिल रहा है, EMT अपॉन 2 RLC, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन हमको मिल जाएगी। और कैपिटल T टाइम हमने देखा था, पीक से पीक तक का टाइम कैपिटल T होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमें क्या लग रहा है, कैपिटल T टाइम लग रहा है। तो कैपिटल T टाइम बाद तो स्मॉल t की जगह आप कैपिटल T रखो, स्मॉल t की जगह अगर कैपिटल T रखते हैं तो कितना हो जाएगा, t माइनस 2t हो जाएगा, और आंसर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस t मिल जाएगा। सो माइनस t को मल्टीप्लाई करेंगे तो e की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, EMT अपॉन 2 RLC विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर देखो जब अपन यहाँ तक आएंगे, ये रहा, इस पॉइंट पर मिल रहा है हमको कैपिटल T, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम t मिल रहा है ना, तो इसमें कैपिटल T रखेंगे तो माइनस का आ रहा है, तो ये की ये वैल्यू देखो हमको माइनस में मिल रही है। ओके, आई होप ये इक्वेशन आपको क्लियर है। इसमें से स्मॉल t को 0 रखोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, और कैपिटल T रखोगे स्मॉल t की जगह तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। सो पूरी लेंथ आपकी कवर हो जाएगी, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सो ये रिपल वोल्टेज बता रहा है आपको, क्योंकि रिपल वोल्टेज ही यहाँ से यहाँ तक पूरा चेंज हो रहा है। आरएमएस वैल्यू लेते हैं रिपल वोल्टेज की। अच्छा, आरएमएस वैल्यू की लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट अगर एवरेज लेंगे तो वो हमेशा 0 आता है। क्यों 0 आएगा, क्योंकि कोई भी ग्राफ जब इस तरह से होता है, सो सपोज ये वैल्यू +2 है तो डेफिनेटली ये वैल्यू -2 होगी। सो अगर इसका डायरेक्ट एवरेज लेते हैं तो डायरेक्ट एवरेज कितना आएगा, 0। इसलिए हमेशा इसका एवरेज निकालने के लिए हमेशा क्या लेते हैं, आरएमएस वैल्यू लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे लेते हैं। ये रूट मीन स्क्वायर का जो फॉर्मूला यहाँ पर लिया है, ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखा है, जहां पर फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने करंट की एवरेज आरएमएस वैल्यू निकाली है। सो आप वहां पे देख लेना। सो आरएमएस वैल्यू लेते हैं ये रूट
और मीन करने के लिए ये 1/t इंटू dt करते हैं और स्क्वायर का लेते हैं तो स्क्वायर ई स्क्वायर कर दिया। सो जो यहाँ पे अपन को ई मिल रहा है उसका स्क्वायर अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया, ऊपर वाली जो इक्वेशन मिली है उसका स्क्वायर पुट कर दिया और ये यहाँ पर देखो मैंने इंटीग्रेशन किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, फिर यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, फिर लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट करने के बाद ये आंसर आया और सॉल्व कर लिया। रिपल फैक्टर मैं बता चुकी हूँ, AC कंपोनेंट अपॉन DC कंपोनेंट होता है। AC कंपोनेंट तो अभी अभी अपन को मिला था ये वाला, सो ये अपन को मिल गया और DC कंपोनेंट ऊपर ग्राफ में देख लीजिएगा, EDC का एक्सप्रेशन अपन को ये मिला हुआ था। सो इसको सॉल्व करेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी ये। अगर RLC का मान कैपिटल C बहुत ज्यादा रखते हैं तो इस टर्म को 0 मान सकते हैं, ये डोमिनेट कर जाएगा और रिपल फैक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा ये। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है t इक्वल टू 1/f और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होता है t इक्वल टू 1/2f। क्यों होता है? क्योंकि हाफ रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिलता है वो इस तरह से मिलता है, फिर यहाँ आधे हाफ साइकिल तक कुछ नहीं मिलता है, फिर ये मिलता है, फिर आधे हाफ साइकिल तक कुछ नहीं मिलता है और फिर ये मिलता है। जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में हमें 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ से यहाँ तक लगने वाला कैपिटल टाइम t है, उसमें हमको आउटपुट एक ही बार मिला, जबकि इसी टाइम पे हमको आउटपुट 2 बार मिल गया। सो डबल हो गई फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ पर 2f लिखा हुआ है और इसलिए यहाँ पर सिंगल f लिखा हुआ है। सो t की जगह 1/f रखेंगे तो, और यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है 2√3 को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये 0.144 आता है। तो हम देख सकते हैं कि रिपल फैक्टर जो है वो बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि रिपल फैक्टर कम से कम होना चाहिए। कारण रिपल फैक्टर आपको बताता है कि जो डीसी सिग्नल है उसके ऊपर और नीचे कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा कम से कम होनी चाहिए। सो ये इस फिल्टर से रिपल फैक्टर मिलता है अपन को।